जी शुरू करते हैं दिलशाद भाई। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सो दोस्तों, आज हम काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद हम सक्सेस टॉक सीरीज दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। सो सक्सेस टॉक सीरीज इससे पहले काफ़ी सीरीज हो चुकी हैं। दिलशाद भाई की भी मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। सक्सेस टॉक सीरीज में हम कम्युनिटी के जो बेहद कामयाब लोग हैं, अलग अलग फील्ड के जो है डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हम उसमें उनको जो है लेक्चर के लिए इनवाइट करते हैं। और इसका मकसद ये है कि हमारी एक तो ये है कि हमारा शोकेस हो, हमको पता लगे, हमारी कम्युनिटी को पता लगे कि कैसे कैसे कामयाब लोग हमारे बीच में हैं। और दूसरे ये है कि हमारी उनको एक्सेसिबिलिटी हो, हमारी पहुंच उन तक आसानी से हो, लोगों की पहुंच हो, या उस फील्ड के बारे में लोगों को जो पता लगे कि उस फील्ड के बारे में क्या है, क्या स्कोप है। और कोई कोई स्टूडेंट है, बच्चा है या कोई प्रोफेशनल है, उस फील्ड में अगर जाना चाहता है तो उसको आसानी से कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, और एक तरह से उसको एक मोटिवेशन और इस तरह से चीजें जो है मिल सकती है। आवाज ब्रेक हो रही है कमर पे। नहीं आ रही उनकी आवाज। मेरी भी ब्रेक हो रही है। ठीक है, फिर दिलशाद भाई आप शुरू कर दीजिए मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन। जी शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब पीने का पानी और पीने के पानी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है और उनका जो हल है वो क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आज के पहले ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको हम लोग कब ये बोलते हैं कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, और किन वाटर पोल्यूशन यानी कि उसमें जो है वाटर कैसे पोल्यूट हो जाता है, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, और अगर एक बार वाटर पोल्यूट हो गया तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये 2 चीज़ देखेंगे, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि भई ठीक है, वाटर जो है वो पोल्यूट हो गया तो फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ होती है जो जनरली आजकल हम लोग मार्केट में अवेलेबल है। तो उनके पीछे फंडामेंटल्स साइंस क्या है वो हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि वो फंडामेंटल साइंस को यूज़ करके लोगों ने कैसे सॉल्यूशंस बनाए हैं जो हमको मार्केट में बिकते हैं, टीवी में और न्यूज़पेपर में जो एड्स आते हैं, वो लोग जो बताते हैं उसका वो जो सॉल्यूशन देते हैं कि भाई ये खरीद लो और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या चीज़ है, इस पे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ में चूँकि हम लोगों ने कुछ 6-7 साल तक ड्रिंकिंग वाटर पे काम किया था, तो उसमें हम लोग ये भी बताएँगे कि देखेंगे कि जो हम लोगों ने काम किया था वो क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या सॉल्यूशंस था जो हम लोगों ने इंडिया के लिए और पॉपुलेशन के लिए। कमर भाई बैकग्राउंड से नॉइज़ आते रह रहा है, म्यूट कर सकते तो अच्छा रहेगा। म्यूट कर दिया दिलशाद ने। तो सबसे पहला ये जो सवाल है, वाटर तो चलो एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया, लेकिन इन जनरल जो अर्थ का जो प्रॉब्लम है, यानी ज़मीन जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो मेन रीज़न है, वो कौन है? कौन उसके पीछे है जो ये सारी गड़बड़ कर रहा है? यानी अगर वाटर है, पॉल्यूट हो गया, तो क्यों पॉल्यूट हो गया? वो कौन है जो ये सब कर रहा है? तो सच बात ये है कि इस सारी प्रॉब्लम के पीछे जो रूट कॉज़ है, वो इंसान है। यानी ह्यूमन ही सारा कुछ गड़बड़ करते हैं। और हम लोग देखेंगे अभी कि इन केस ऑफ वाटर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है।
तरह से। और एक तो वाटर क्वालिटी को इम्पैक्ट करती है, फिर साथ में वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट होने के बाद कैसे ह्यूमन रेस वापस उससे अफेक्टेड होती है। तो ये हम इसका डिटेल में देखेंगे। तो ये फंडामेंटल पॉइंट ये है कि जो प्रॉब्लम का सोर्स है वो एक्चुअली इंसान खुद है, ह्यूमन बीइंग खुद है। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है टोटल ये होता क्या है? तो ज़मीन हमने देखा है कि ज़मीन में जो है मोस्टली वाटर है अबाउट 70% एंड जो तो थोड़ा-सा जो है वो उसकी ज़मीन है, जिसके ऊपर तमाम चीज़ें हैं, जंगल है और इंसान रहते हैं, खेती करते हैं, पहाड़ हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो 30% है, अबाउट 70% वो वाटर ही है। तो ये जो वाटर है ये बेसिकली 97.5% ऑफ द वाटर इज बेसिकली सी वाटर, यानी कि वो जो साल्ट वाटर जो समंदर में रहता है। उसमें सिर्फ 2.5% वाटर जो है ना वो फ्रेश वाटर है। अब ये फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर, तब हम पूरे पानी को अगर हम दो हिस्से में बांटें तो दो हिस्से में जो फ्रेश वाटर है वो 2.5 वाटर परसेंट बनता है। अब इस 2.5% में अबाउट 79% जो है वो आइस के फॉर्म में रहता है ग्लेशियर्स में, और उसका 20% जो है वो ग्राउंड में रहता है। तो 79 और 20% ये ग्लेशियर्स और ग्राउंड में होते हैं। अब इसमें से जो 1% वाटर बचा हुआ है, ये होता है हमारा लेक में होता है, रिवर में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है, वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रहता है, और सॉइल में रहता है। तो ग्राउंड वाटर एंड सॉइल वाटर इज बेसिकली डिफरेंट। ग्राउंड वाटर जो है सॉइल के नीचे जो एक्वीफायर्स में जमा हो जाता है, जो हम लोग बोरवेल के थ्रू पंप करते हैं, वेल बना के उससे निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर होता है। और ये सॉइल में जो हम इरिगेशन करते हैं, बारिश होती है, जो ऊपर नमी के फॉर्म में रह जाती है, वो रहता है सॉइल वाटर। तो इस तरह से हम देखें कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो हम लोग ग्राउंड से बोरवेल के थ्रू, वेल के थ्रू जो निकालते हैं वाटर, वो ग्राउंड वाटर होता है बेसिकली 2.5% का 20%। और लेक में और रिवर्स में जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली पूरी इंसानियत को पीने के पानी के लिए बहुत कम पानी अवेलेबल है, अगर हम टोटल पानी का वाटर परसेंटेज देखते हैं तो। तो ठीक है, अब ये पानी है जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोल रहे थे, और फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब क्या सारे फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर होते हैं? क्या हम सारे पानी को, जितना भी फ्रेश वाटर है उसको हम पी सकते हैं? अम, तो ये सवाल इतना सीधा नहीं है। असल में ये बहुत मुश्किल सवाल है। तो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी या पीना प्लस खाना, जो हम लोग जो हमारे बॉडी के अंदर जाने वाला वो पानी, ये अगर बॉडी में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे पोर्टेबल वाटर। और अगर पानी बॉडी में जाने के बाद प्रॉब्लम करेगा तो उसको बोलेंगे कंटामिनेटेड वाटर। अब ये पोर्टेबल वाटर को कब हम बोलेंगे पोर्टेबल वाटर? अब पानी में बहुत तरह की कंटेमिनेशंस हो सकती है। तो पूरी दुनिया में जो है गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है कि हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड है कि कब हम ड्रिंकिंग वाटर किसी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे। और इसकी ज़रूरत पड़ती है 2 रीज़न की वजह से। नंबर 1, गवर्नमेंट लायबल है इस बात के लिए कि वो अपने सिटीज़न्स को प्योर वाटर यानी ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करे, जिसको हम लोग शहरों में कॉर्पोरेशन वाटर बोलते हैं। तो कॉर्पोरेशन जो है वो लायबल है कि वो लोगों को ऐसा पानी प्रोवाइड करे जो सेफ हो, पोर्टेबल हो। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे लोग जो है वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस बनाते हैं। तो किसी ने एक डब्बा बना के आपको दे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कुछ कर भी रहा है कि नहीं? तो उसके जो रेगुलेशन है वापस फिर पिक्चर में आ जाते हैं कि ये वाटर जो भी आउटपुट वाटर ये पोर्टेबल होना चाहिए, गिवन व्हाटएवर इनपुट वाटर। अगर वो चीज़ नहीं मीट हो रही है तो फिर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा और ये सर्टिफाइड नहीं होगा। तो उसके लिए सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ होती है जो वो वेरीफाई करती हैं कि आपका जो प्यूरीफायर है वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे मैंने लिंक में कुछ चैट में कुछ लिंक शेयर किया हुआ है।
आप उनको अगर देखेंगे तो इसमें हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इंडिया का है, इसमें पूरा इंडिया के जितने भी ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं उसके डिटेल आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। फिर हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो गवर्नमेंट का बॉडी है, जो तमाम चीज़ों का जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है। तो इसमें वाटर का जो इनका स्टैंडर्ड है उसको IS 10500 2012 में ये डिफाइन किया गया था। तो ये है जिसमें बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर के जो पैरामीटर्स हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, और फिर उन लिस्ट के नंबर्स लिखे हुए हैं कि मिनिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन का कितना होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो नीडेड होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर नीडेड नहीं होते हैं। तो जो नीडेड नहीं होती उनकी मिनिमम जो होती है वो 0 होती है, एंड मैक्सिमम सम नंबर होता है, बेस्ड अपॉन कि यहाँ के डेमोग्राफी के हिसाब से, यहाँ के लोगों के रहन-सहन के हिसाब से कितना कंटामिनेशन तक कंज्यूम करने के बाद लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसके हिसाब से वो लिमिट चेंज हो जाती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड और यूएस स्टैंडर्ड या डब्ल्यूएचओ के जो स्टैंडर्ड्स है, उसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि पैरामीटर तो सेम है, लेकिन लिमिट्स जो है इंडिया में बहुत लिमिट को स्ट्रिंजेंट करते हैं, तो हमको जी है या सिस्टम है, सबको हमको फाइन ट्यून करना पड़ता है टू मीट दैट लिमिट। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ये विकिपीडिया का एक लिंक मैंने चैट पे शेयर किया हुआ था। वो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड है उसमें इंडिया का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है। बाकी लोगों के स्टैंडर्ड जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हेलो? जी जी दिख रहा है दिलशाद भाई, जी हाँ, दिख रहा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरामीटर्स लिस्ट किए हुए हैं, और फिर आप इंडिया का देखिए, यूएस का देखिए, यूरोपियन यूनियन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, चाइना का, कनाडा का है। तो आप वैल्यूज देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, कनाडा में 10 माइक्रोग्राम, एंड माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में जो डिफरेंस होता है 10 पावर 3 का होता है। तो ये स्लाइड हमारा जो कुछ और शायद आ रहा है, दिलशाद भाई वो स्क्रीन नहीं आ रही है वो डेटा वाली। लिंक वाला अलग है और अभी वाट इज ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर वाला पेज आ रहा है। अब प्ले में अच्छा नहीं है अच्छा क्या अच्छा, उसको स्लाइड? नहीं, मुझे समझ में आ गया कि मैंने असल में स्क्रीन नहीं शेयर किया था, मैंने वो पीपीटी शेयर कर दिया था। जी अभी आना चाहिए। अभी आ रहा है? जी अब अभी आ आ रहा रहा है। है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि आर्सेनिक के लिए जो लिमिट है वो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है, जिसको पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। इंडिया में जो उन्होंने रखी हुई है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये जो है इनका जो लिमिट है काफ़ी रिलैक्स है दूसरे लोगों से। तो इस तरह से आप सारा पैरामीटर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे इंडिया के स्टैंडर्ड्स काफ़ी रिलैक्स हैं, यानी कि जहाँ पे जो पानी हमारे यहाँ सेफ होता है वही पानी दूसरों के वहाँ कंटामिनेटेड माना जाएगा दूसरे कंट्रीज में। तो आप इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो यूएस वगैरह से रिटर्न होके आते हैं, तो क्यों यहाँ पे आते ही बीमार हो जाते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न जो है वो यही है कि हमारे यहाँ जिसको पोर्टेबल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर बोलते हैं, वो असल में उनके हिसाब से कंटामिनेटेड वाटर होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बॉडीज़ हैं पूरे दुनिया में, जितने कंट्रीज, सबकी अपनी-अपनी बॉडी होती है, जो वाटर क्वालिटी को रेगुलेट करती है, और ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को प्योर वाटर प्यूरिफाई करे। इसके अंदर ये चीज़ आती है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो मैंने बताया, और फिर सर्टिफिकेशन बॉडी होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट कौन-कौन से पैरामीटर हैं जो इनलिस्ट किए हुए हैं उसमें स्टैंडर्ड में। तो अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ना बहुत बड़े डॉक्यूमेंट हैं। तो मैंने समराइज़ करने की कोशिश की ताकि वो डिटेल में ना जाके हम लोग उसको देख सकें। तो पहला जो पैरामीटर होता है ये फिज़िकल होता है। तो हम लोग एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो हम लोग समझते हैं, वो असल में ये समझते हैं, फिज़िकल पैरामीटर समझते हैं। लेकिन उसके साथ में हमारे पास केमिकल पैरामीटर्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और माइक्रोबियल होते हैं। तो ये जो 4 पैरामीटर राइट वाले हैं, ये एज़ अ ह्यूमन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमें पता भी नहीं चलेगा कि पानी में ये प्रॉब्लम है कि नहीं।
ये वो जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग समझ पाते हैं, जैसे कलर है तो देखने में आता है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है हमारे। होने देने का थोड़ी देर, उसमें डालने का अंदर उससे कुछ गर्म खाए नहीं जाता सर। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये फिजिकल पैरामीटर ही हम लोग एज ह्यूमन समझते हैं। जैसे कलर हो गया, तो पानी अगर दिखा कि भाई कलर इसमें दिख रहा है, काला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, रेड दिख रहा है, इसमें से महक आ रहा है, तो महक नाक में आती है कि भाई हाँ महक आ रही है। पीएच में क्या होता है, अगर इसका लो पीएच है, हाई पीएच है, तो हमारा इस पे जबान पे उसका टेस्ट आता है कि अगर बहुत पीएच ठीक रहा तो भी पता लगता है, और बेसिक रहा तो भी पता लगता है। फिर टेस्ट रहा, पानी में अगर कुछ टेस्ट रहा तो भी हम टेस्ट कर पाते हैं। टर्बिडिटी, वापस पानी गंदला दिखता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये पानी खराब है। टीडीएस क्या, वो पेट में जाने के बाद कभी ऐसा लगता है कि पानी बहुत हल्का है और पेट में गया कुछ पता ही नहीं चला, कभी ऐसा लगता है कि पानी पेट में गया और बहुत भारी लग रहा है, 1 गिलास पानी से पेट भर गया। तो असल में वो उसमें कितने मिनरल है उसके ऊपर वो फीलिंग आती है, जो कि हम लोग टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं फिजिकल, एज ए ह्यूमन हम लोग इसको समझते हैं कि अगर पानी साफ रहा और एकदम टेस्ट अच्छा रहा तो पानी अच्छा है, यानी सेफ है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर केमिकल कंटामिनेशन रहा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन रहा, तो भी वही चीज दिखाई देती है। पानी क्लियर दिखाई देता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको पीने के बाद आदमी बीमार हो सकता है। तो फिजिकल में 6 पैरामीटर, केमिकल में 24 है, टॉक्सिन में 11 पैरामीटर्स हैं, पेस्टिसाइड के 18 पैरामीटर हैं, और माइक्रोबियल के 8 पैरामीटर्स है, जो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंट्रीज ने ये पैरामीटर आइडेंटिफाई किए हैं, और उन्होंने अपने अपने स्टैंडर्ड कंट्री के हिसाब से अपने सबने अपने लिमिट रखे हुए हैं कि इतना लेवल मैक्सिमम होना चाहिए कंटेमिनेशन का, तभी हम इसको पोर्टेबल वाटर बोलेंगे, नहीं तो हम इसको पोर्टेबल वाटर नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि ये पानी पीने के लिए सेफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है। अ, तो असल में ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना सेंसिटिव है लोगों के हेल्थ को लेके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ है ये 2019 की, जिसमें लिखा हुआ है कि पोल्यूटेड वाटर किल्ड 7 एवरी डे इन 2018। तो 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जिसमें ये उन्होंने डिटेल दिया हुआ है इसका कि इंडिया के बारे में ऐसा हो रहा है। तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूएससीपीए का, यूनिसेफ का, ऐसा इन लोगों का डिटेल देखेंगे तो इनकी वेबसाइट्स पे पूरे वर्ल्ड के बारे में डेटा इन लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं इन्होंने, और वो बताते रहते हैं कि असल में क्या चल रहा है फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि सच बात ये है कि ओवर हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन डू नॉट हैव सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज। सो इससे क्या हो रहा है कि सैनिटेशन सर्विसेज ना होने की वजह से क्या होता है, ह्यूमन स्क्रिट जो होता है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, वो वाटर बॉडी में चला जाता है और वो वापस ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं, एंड दैट बिकम्स द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड आल्सो द इलनेस एंड डेथ। तो ये एक बड़ा रीजन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। Around 2 billion people live in countries with high level of water stress, meaning the amount of water available is less than the amount required. तो बेसिकली उनके पास पानी ही नहीं है, जो 2 बिलियन पीपल है जो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं। एक्सपर्ट एस्टिमेट दैट बाय 2025 half the world's population will live in a water stress environment. मीनिंग ये कि जो फ्रेश वाटर है ना वो पूरी दुनिया से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसमें एक बहुत मेजर का जो परसेंटेज हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर का जो मेजर परसेंटेज है, जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, सिंस ये जो वाटर होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से, जब से अर्थ बना हुआ पता नहीं कब से वो उसमें कलेक्ट हो रहा है, और हम उसको बेतहाशा वहां से खींच लेते हैं। तो यानी कि वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें डिपॉजिट कम कर रहे हैं और विड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टोटल जो ग्राउंड वाटर है ये कम होते जा रहा है, और ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे होते जा रहा है, उसकी वजह से और एडिशनल प्रॉब्लम आ रही है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि ग्राउंड वाटर कंज्यूम करने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सो अराउंड 785 मिलियन पीपल डू नॉट हैव बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज सिंस 1990। वाटर पोल्यूशन हैज वर्स्ट इन almost all rivers in Asia, Latin America and Africa.
तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है कि हमारे अनदर सोर्स ऑफ वाटर जो वो रिवर है, और रिवर वाटर की क्वालिटी जो है ओवर द टाइम ये डिग्रेड होती चली जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक भेजा था ग्लोबल काउंट का। तो अगर आपको देखेंगे तो ये वेबसाइट है जो ये बता रही है, अभी अभी हम खोल के देखेंगे ना तो ये लाइव दिखाएगा कि ये इतने लोग जो है ना ये 2021 दिस ईयर में इतने लोग जो है ना ये मर चुके हैं बिकॉज ऑफ वाटर। अब आगे जाएंगे तो इसमें दिखाएगा कि ऐसे लोग जिनको पानी की जरूरत है ये इतने सारे हैं, और आप देखो ये नंबर बढ़ते जा रहा है। फिर ये जो टन्स ऑफ वर्चुअल वाटर जो ट्रेडेड, इसका इन्होंने ये दिखाया हुआ है। अगर हम इसमें जो है ना पीछे जाएं तो इसमें टन्स ऑफ वाटर यूज फॉर कंजप्शन ये दिखा रहे हैं। ये 2021 का है। इसी तरह से हम अगर पीछे जाए तो पिछले साल का भी देख सकते हैं, मंथ वाइज देखना चाहे देख सकते हैं, जिस हफ्ते का देख सकते हैं, आज का देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देर आर बॉडीज, देर आर पीपल जो इसके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच रख रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे लोकल विसिनिटी में कैसी है, और ग्लोबली जो है इस तरह के सोर्सेज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में इस तरह से बोला हुआ कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो वाटर को लेके होगा एंड ऑल। बट वर्ल्ड वार हो या ना हो, लेकिन लोगों की डेली लाइफ उससे अफेक्ट होगी, ये तो श्योर है। तो ये हमने देखा कि वाटर का प्रॉब्लम के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, और उसका ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब क्या है। फिर हम देखते हैं कि ये वाटर पोल्यूशन ये होता कैसे है, यानी कि सेफ वाटर जो होता है वो कैसे कंटामिनेट हो जाता है। साउंड आ रहा है? साउंड नहीं नहीं है। आपकी आवाज आ रही है, वीडियो का नहीं है। Resources provided to us by nature. We use water for so many purposes, and while doing so, we also make water अभी आ रही है? dirty. Making the water dirty by the addition of substances called pollutants is called water pollution. Let us try to learn more about water pollution and how we can reduce it. Many human and natural activities result in water pollution. Dumping garbage into water bodies is a common cause. Washing clothes, utensils, and bathing animals add dirt and detergents to the water and cause pollution. Untreated waste from factories and sewage from residential areas add toxic chemicals and waste into the water bodies. Water that is washed off from agricultural fields contains large amounts of pesticides and fertilizers that pollute the water of the nearby water bodies. Accidental spillage of oil from oil mining machines into the sea and oil-carrying ships is a growing cause of water pollution in the present times. On January 28, 2017, 2 cargo ships collided off the coast in Chennai, causing a massive oil spill into the sea. This caused a lot of damage to the aquatic plants and animals. Drinking polluted water can cause diseases like typhoid, cholera, and diarrhea. Metals like lead, mercury, and arsenic
present in polluted water enter the bodies of aquatic organisms like fishes. When humans drink this water or eat the organisms living in such polluted waters, there is a high risk of lead and mercury poisoning. Arsenic poisoning causes black patches on the skin, and prolonged exposure can even cause cancer. Addition of waste and toxic chemicals to water also raises the temperature of water by many degrees. Rise in temperature alters the life cycle of many aquatic organisms and can even kill the plants and animals living in water. Water pollution has serious effects on us and our environment. So, what can be done to reduce it? One very easy way is to educate people to stop dumping garbage, washing clothes, and bathing animals in water bodies like तो इस वीडियो में हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन के रीजंस क्या है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे, वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बताया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज जो होते हैं वो वाटर कंटामिनेशन के कैसे होते हैं। ये हमारा फ्रेश वाटर का एक्वीफायर है। तो जब हम लोग बोरवेल करते हैं यानी बोर बनाते हैं, तो ये जाके हमारे एक्वीफायर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से हम लोग जो है वाटर पंप करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग लैंडफिल कर रहे हैं, यानी कि जो गड्ढा था उसमें कचरा डाल रहे हैं, या आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है और उसके लिए आपने एक पॉन्ड बना रखा है। तो उससे क्या होता है कि टाइम के साथ जितना भी हम लोग इस तरह के लैंडफिल करते हैं या पॉन्ड बनाते हैं विद कंटामिनेटेड वाटर, ये बारिश के पानी के साथ में ये वॉश होता है लैंडफिल, और ये जो सॉइल होता है ये पोरस होता है हमारा। तो पोरस होने की वजह से क्या होता है, वो धीरे 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 जो है वो सॉइल के अंदर जाने लगता है और एक टाइम के बाद वो एक्वीफायर से जाके मिल जाता है। और जैसे ही वो एक्वीफायर से मिलता है और फिर हम जो है पंप करते हैं वेल से पानी, तो उससे क्या होता है कि हमको एक्चुअली उसका कंटामिनेशन आना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारा न्यूज़ आता है यहाँ से पंजाब की तरफ से और हरियाणा की तरफ से, जहाँ पे लोगों ने खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए पिछले 20-30 सालों से, 40 सालों से। अब वो पेस्टिसाइड सॉइल में से होते सीधा वो उनके एक्वाफायर में आ गए। अब जो पानी पंप करते हैं तो उसमें से वो पेस्टिसाइड आने लगते हैं। तो अब क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड का असर उनके ग्रेन पे आता है। अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो पानी जो पिएँगे उससे उनको प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ-जहाँ पे भी लोगों ने बहुत समय तक केमिकल्स इस्तेमाल किए, उसका जो असर एक्वीफायर में आने शुरू हो गया और फिर वो अभी पूरा उनके जो साइकिल है उसमें चला गया। सारे एनिमल में चला जाएगा, सारे लिए प्लांट्स में चला जाएगा, ह्यूमन में जाएगा, वो सब में चला जाएगा फिर। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है, वो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आप उस जगह से छोड़ के जा नहीं सकते, आप दूसरा पानी आपको मिलेगा नहीं। आप कुछ भी खाएँगे, कुछ भी करेंगे तो आपके वो बॉडी में एंट्री मारने वाला है। अम ये एक सोर्स था। दूसरा ये था कि जब हम लोग जो सिटी हमारे होते हैं जो रिवर के आसपास होते हैं, तो देखो रिवर के आसपास होने से क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे सॉइल में तो नहीं जाता है, यानी एक्वीफायर में ग्राउंड वाटर को प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन रिवर वाटर को प्रॉब्लम करना शुरू होता है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, ये सिटी डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज है, तो ये सारे जो अपना वेस्ट है ये नालों के थ्रू रिवर में डंप कर देते हैं और इसी रिवर का पानी भी वो लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टोटल जो ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन कम होने लगता है तो इसका जो वाटर के लाइफ जो होती है वो फिर डेंजर में आ जाती है। तो पहले छोटे ऑर्गेनिज्म मरते हैं, फिर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं वो मर जाते हैं और फिर उसके बाद उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह से पूरा जो चेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक बार वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो जो वाटर को वो लोग प्यूरिफाई करते थे, वो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे तो फिर वाटर प्यूरिफिकेशन का साइकिल बंद हो जाता है। तो रिजल्ट उसका ये होता है कि अब वो जो ये स्टेटमेंट रहता है कि फ्लोइंग वाटर इज ए प्योर वाटर, वो कंसेप्ट एक्चुअली फेल होने लगता है और फ्लोइंग वाटर इज नो लॉन्गर ए प्योर वाटर।
क्योंकि उसमें जो नेचुरल वे से प्योरिफिकेशन का प्रोसेस था वही डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इसेंशियली हम देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, रिवर और ग्राउंड वाटर, ये दोनों ही पोल्यूट हो जाते हैं। अब ये जो पोल्यूट्स होते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, उसकी वजह से माइक्रोबियल कंटामिनेशन होते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि ये दूसरी प्रॉब्लम आना शुरू होती है, वो हम लोग भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है कि जो पैथोजेंस हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स हैं, ये ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से आते हैं। इसी तरह से ये बायोडिग्रेडेबल एनिमल वेस्ट इस तरह के जो होते हैं वो सूएज वगैरह से आते हैं। फिर प्लांट जो होते हैं उससे नाइट्राइट वगैरह आते हैं, एनिमल सूएज और वेस्ट फर्टिलाइजर से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं, ऑयल, गैस, गैसोलीन, इस तरह की जो चीजें होती है इंडस्ट्री, फार्म, हाउस होल्ड एंड माइनिंग साइट से यहाँ से आते हैं। सेडिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली लैंड एरोजन से आते हैं। हेवी मेटल्स होते हैं, अनलाइट लैंडफिल एंड हाउस होल्ड केमिकल, माइनिंग रिफ्यूज, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से आते हैं। थर्मल जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रिक पावर, इंडस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वो वाटर कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सरफेस वाटर को, रिवर वाटर को, और वापस वही गर्म पानी डंप कर देते हैं। तो उससे वजह से क्या होता है कि वहाँ का जनरल जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और उसके जो वाटर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मरने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर ये पोल्यूटेंट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बैक्टीरिया आ गया पानी में तो उसकी वजह से हम देखते हैं टाइफाइड, फीवर हो गया, कलरा हो गया, बैक्टीरिया डेंसिटी हो गया, डिसेंट्री हो गया, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वायरस आ गया तो उससे हेपेटाइटिस भी होने लगता है। पैरासाइट, प्रोटोजोआ इस तरह का आ गया है तो डिसेंट्री, जड़ की प्रॉब्लम आती है। पैरासिटिक फॉर्म आ गया तो इस तरह के बेसिकली इश्यूज आते हैं। हम देखते हैं फिर उसकी वजह से डायरिया, वॉमिटिंग, इस तरह की इश्यूज होते हैं। और ये अगर छोटे बच्चों में होता है तो इसमें डेथ भी होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से आती है। और ये जो है पूरी दुनिया में WHO की जो फाइंडिंग है वो ये है कि दुनिया में जितने ज़्यादा मरते हैं वाटर कंटामिनेशन की वजह से, उतने ज़्यादा लोग दुनिया में किसी और दूसरी वजह से नहीं मरते हैं। फिर हम देखते हैं कि केमिकल कंटामिनेशंस होते हैं। अब केमिकल कंटामिनेशन में हम लोग तो देखते हैं वो मेजर दो कंटामिनेशंस होते हैं, एक आर्सेनिक होता है और दूसरा फ्लोराइड होता है। तो आर्सेनिक का हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है। अ, और उसके साथ में अभी जितनी भी गोल्ड माइन थी, जैसे कर्नाटका में गोल्ड माइन है। हेलो, ओके। तो कर्नाटका में गोल्ड माइन है, तो गोल्ड माइन के बंद होने के बाद क्या होता है, उस पूरे एरिया में आर्सेनिक का कंटेमिनेशन बढ़ जाता है अचानक से। तो इससे क्या हो रहा है कि टाइम के साथ में जहाँ पे भी सेफ वाटर मिल रहा था पहले, अब वहाँ पे सेफ वाटर नहीं मिल रहा है। ये WHO की 2004 की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि अबाउट 80 मिलियन पीपल अफेक्टेड इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यू टू आर्सेनिक पॉइजनिंग। दूसरा जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इंडिया में वो है फ्लोराइड कंटामिनेशन। तो फ्लोराइड कंटामिनेशन का हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा रेड जोन है, यानी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश का बहुत सारा एरिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बहुत सारा एरिया है। जो ब्लैक रीजन्स है या असम वगैरह के रीजन्स, उस टाइम पे डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी पूरा असम के एरिया में, बिहार में, झारखंड में, ये सब जगह पे भी फ्लोराइड के कंटामिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे यूपी में उन्नाव के एरिया में बहुत ज्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। इधर बलिया के डिस्ट्रिक्ट में फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो टाइम के साथ फ्लोराइड कंटामिनेशन जो है ये ग्राउंड में बढ़ता जा रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि ये बढ़ क्यों रहा है और ये होता ही क्यों है। तो इसका जो रीजन लोगों ने बताया है, ये जो हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हम लोग रिवर वाटर नहीं कंज्यूम करते, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो हम लोग ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं थ्रू बोरवेल्स एंड हैंड पंप्स। तो उससे क्या होता है कि हमारा चूंकि कंजप्शन ज़्यादा है और हम लोग सक ज़्यादा करते हैं, तो ओवरऑल क्या होता है कि ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होने से क्या होता है कि ये जो सॉइल होता है उसके अंदर एयर आ जाता है। जब वाटर जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए एयर आ जाता है। एयर जैसे ही आता है तो सॉइल के अंदर में जितने भी केमिकल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज होने के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कोई भी केमिकल का अगर ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं।
तो उससे ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम बारिश आती है और पानी सॉइल के थ्रू नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वो उसके साथ में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही वो डिसॉल्व होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम पानी को बोरवेल से निकालते हैं या हैंडपंप से निकालते हैं, तो उसमें वो केमिकल आना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस इतनी धीरे होती है कि हमको साल 2 साल में पता नहीं लगता। लेकिन अगर यही चीज़ 20 साल, 25 साल होने लगे, तो हमको ड्रास्टिक चेंज मिलना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो रीज़न है, असल में हम लोगों का ग्राउंड वाटर को ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट करने की वजह से हो रहा है, और ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया में कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, केमिकल कंटामिनेशन की, आर्सेनिक और फ्लोराइड की। इसके साथ में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मरकरी जो होता है, इसकी वजह से, या क्रोमियम जो लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये तीन के तीनों केमिकल जो होते हैं ना, कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर काज़ करते हैं। इसके साथ में हम लोग जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, कि पेस्टिसाइड भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि उनको कंज्यूम करने से हमको कैंसर हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये आर्सेनिक की वजह से इन लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ है, ये इसको बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज, इसको बोलते हैं हाइपरकेराटिस, इसको बोलते हैं स्किन कैंसर। तो ये जो लोगों के पिक्चर हैं, ये असल में ये इस एरिया में, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के एरिया में होते हैं, और लोगों ने इनके यहाँ जाके पूरा स्टडी करके इनकी ये पिक्चर ली हुई है। हमारे फ्रेंड है जो इस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने खुद जाके उस एरिया में स्टडी किया और ऐसे लोगों की पिक्चर लेके आए थे दिखाने के लिए कि वहाँ पे लोगों को सच में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे लोग बहुत ही कम एज में मर जाते हैं, क्योंकि वो पानी में उनके पास आर्सेनिक होता है। और आर्सेनिक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आर्सेनिक पानी में जाने के बाद ना उसका कलर चेंज होता है, ना उसका टेस्ट चेंज होता है, उसमें कुछ भी पता नहीं चलता कि इसमें कोई चेंज हो गया है। ये जो है बॉडी में जाता है और उसका असर भी फौरन नहीं होता है। यानी आप बहुत दिनों तक इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आदमी बीमार हो जाता है। और बीमार होते-होते फिर क्या होता है कि वो मर जाता है। इसीलिए आर्सेनिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये आर्सेनिक जो है, ये हिस्ट्री में ये लोगों को मर्डर करने के लिए, किंग्स को मारने के लिए, पॉलिटिशियंस को मारने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया गया। ये मैंने एक विकिपीडिया का लिंक दिया हुआ है। ये मैं लिंक शेयर करता हूँ। आप इसमें देखोगे विकिपीडिया पे लोगों ने इसका ये बनाया हुआ है, लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने जिनको जो है अलग-अलग टाइम पे ये किया गया, आर्सेनिक दिया गया स्लोली, और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे विक्रम साराभाई का भी नाम लिखा हुआ है। ये 12 अगस्त 1919 में से 30 अगस्त दिसंबर 1917 में थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको जो है आर्सेनिक स्लोली पानी में दिया गया था और उसकी वजह से वो मर गए। अब इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम देख सकते हो। इसमें एक नेपोलियन बोनापार्ट का भी नाम आता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि उसको जो है खाने में आर्सेनिक दिया गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये वेल नोन है। इसके ऊपर लोगों ने किताब लिखी है। मेरे पास एक किताब है, उसका नाम लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ मर्डर। तो उसमें इस तरह के केमिकल पानी में और खाने में मिला के दिए जाते हैं स्लोली, और वो इंसान जो है 4 महीने, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद वो फिर वो मर जाता है। और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक बार ये बॉडी में चला गया, तो ये बाहर नहीं आता है। ये बॉडी के ऑर्गन के साथ वो कंबाइन करके वो जो है प्रोडक्ट बना लेता है, और फिर वो बाहर नहीं आता। तो इस वजह से इसको ये बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी बीमारियाँ होती हैं कि आप दवा के ज़रिए से, खाने-पीने के ज़रिए से उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये रिवर्स नहीं होता है। इसको यानी कंज़्यूम करने के बाद मरना ही इंसान के लिए फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो ये हिस्ट्री में सीक्रेट वेपन की जैसा यूज़ किया गया, लोगों किंग्स को पॉइज़न करने के लिए किया गया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको पॉइज़न करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन ओवर द टाइम लोगों ने ये पाया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये एक ब्रीथिंग टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और उसके दूसरे अच्छे फ़ायदे भी के लिए भी, और कुछ बीमारियों में ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और अननोइंगली कंज़्यूम करने के बाद जो है इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्लोराइड फ्लोराइड को कंज़्यूम करने के साथ क्या होता है कि फ्लोराइड जो होता है वो जाके बोन को अटैक करता है। जैसे आर्सेनिक क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन को अटैक करता है, उसी तरह से फ्लोराइड क्या करती है, बोन को अटैक करता है और कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है।
इससे क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कैल्शियम रिच होता है, जैसे बोन हो गया, टीथ हो गया, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। आप बाएं तरफ देखोगे कि ये जो दांत है, ये दांत ऐसे है कि ये गुटखा खाने से नहीं हुए हैं, ये फ्लोराइड वाला पानी पीने से हुए। इसमें कितना भी ब्रश कर लो, आपका ये फ्लोराइड जाने वाला नहीं है। फिर ये जब छोटे बच्चों में या ऐसे लोगों में जो वीक होते हैं, उनको अगर फ्लोराइड कंज्यूम करते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती हैं, और वजन की वजह से वो बेंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ये जैसे ये लड़का है दाहिनी तरफ मेरे जो है, ये पिक्चर जो है ना, इसमें से ऊपर की तो पिक्चर, ये दाहिनी तरफ की जो पिक्चर है, ये हम लोग झाबुआ में विजिट किए थे, और ये पिक्चर मैंने खुद अपने हाथ से क्लिक की थी। ये लड़का जो है ना, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहता है, ये पूरा टाइम ये इसकी चारपाई है, इस पे ही रहता है। इसकी छोटा सा उम्र है इसकी, ज्यादा नहीं है। लेकिन ये लड़का जो है, इसके पैर देख सकते हैं कैसा टेढ़ा हो गया, और ये इसके जॉइंट्स जो है ना, हाथ पैर के, वो हिलते नहीं है, यानी कि वो मोड़ नहीं सकता उनको, वो शायद खाना भी नहीं खा सकता। ये औरत है, इसकी भी हमने तस्वीर ली थी। जब शादी हुई थी तो ये ऐसी थी, क्योंकि शादी जो हुई, ये जो उसका बचपन था वो किसी दूसरे गांव में था, तो वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये ऐसी थी। शादी होने के बाद इस इलाके में आई, झाबुआ के इलाके में, और फिर जो है वो इस तरह की हो गई, यानी कि उसके पैर टेढ़े हो गए, तो बेचारी चल भी नहीं पा रही थी। तो ये यानी हम लोगों को लिए बहुत, यानी इस तरह से असर करने वाला एक्सपीरियंस था, कि सिर्फ पानी में फ्लोराइड होने की वजह से, जिसका इंसान को कुछ टेस्ट भी नहीं आता है, और इस तरह से प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसकी इंसान की पूरी पूरी लाइफ ही खराब हो जाती है। अभी हम लोग इसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन और जो सोल्यूशन है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बीच में अगर किसी के कुछ सवाल है तो क्विकली ले सकते हैं एक दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। हेलो। जी हाँ, जी। मेरा एक सवाल है, हाँ, कि ये फ्लोराइड में पानी में मिक्स होने के क्या उसके कॉजेस है, किस तरह मिक्स होता है पानी में, कोई रीजन उसका? उमूमन ये जो है ना, आर्सेनिक और फ्लोराइड की जो प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर से जुड़ी हुई है। कि ये जो फ्लोराइड के कंपाउंड होते हैं वो सॉइल में होते हैं, यानी कि आप जिस जगह पे है, उसके नीचे की जो मिट्टी है उसके कंपोजिशन में रहते हैं वो। तो अगर वहाँ पे एक फ्लोराइड है और वहाँ का ग्राउंड वाटर कंज्यूम हो रहा है तेजी से, तो क्या होते हैं कि वो पानी में मिक्स होने लगते हैं। जब हमारे पास ग्राउंड वाटर रिच था और वाटर लेवल ऊपर था, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो ऊपर के केमिकल थे वो एक्सपोज नहीं हो रहे थे एयर को, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे थे, इसके वाटर में फ्लोराइड के लेवल कम था। अब ये एयर के साथ एक्सपोज होने के बाद क्या हो रहा है कि वो डिजोल्व हो जा रहे हैं पानी में, और उसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। और उसके साथ में हम ये भी देखते हैं कि वाटर का लेवल हमारे यहाँ जो कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, तो वो उसकी वजह से कंसंट्रेशन और तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसके कुछ स्पेसिफिक इलाके हैं या फिर ये कहीं भी हो सकता है? इसका असल में दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो सॉइल को टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन वो कोई करता नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ ऐसा कुछ प्लान नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी है, वो क्या करती है, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उनको मॉनिटर करती है। लेबोरेटरी सारे डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो वहां से पता लगता है कि वाटर में क्या क्या कंटामिनेशन है और घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, वो उससे वहां से आइडिया लगता है। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं वापस रिकैप करता हूँ कि हम लोगों ने देखा था कि वाटर कंटामिनेशन में ये जो है फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं और माइक्रोबियल होते हैं। अब क्या होता है कि अगर कोई आदमी इसको वाटर को कंटामिनेट हो गया, लेकिन उसको अब दूसरा पानी नहीं है उसके पास, तो उसको हम लोग प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और प्योरीफाई करके क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सारे पैरामीटर के जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हम विद इन रेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो काम होता है इसी को वाटर प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि भाई पानी में कंटामिनेशन किस तरह का, पहले ये पता करते हैं कि अगर उसमें माइक्रोबियल है तो माइक्रोबियल प्योरीफायर बनाएंगे, अगर केमिकल है तो केमिकल प्योरीफायर बनाएंगे। और माइक्रोबियल और केमिकल दोनों के साथ में ये फिजिकल अटैच रहता है कि भाई आदमी को अगर पानी पीने के लिए देना है, तो अगर हम उसको गंदा पानी देंगे नहीं पिएगा। हालांकि हो सकता है कि गंदा पानी देखने में गंदा हो, लेकिन वो पीने में सेफ हो, यानी कि उससे बीमारी ना हो। लेकिन चूंकि ह्यूमन नेचर होता है कि हम गंदी चीज पानी नहीं पी पाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका फिजिकल पैरामीटर रिमूव करेंगे, साथ में केमिकल और माइक्रोबियल जो रहेगा वो रिमूव करते हैं।
तो इसके लिए अब जैसे ही कंटामिनेशन होता है वैसी ही टेक्नोलॉजी होती है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग बनाते हैं जो सारी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करती है, तो उमूमन ऐसा होता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है महंगी होती है। तो हम देखेंगे कुछ टेक्नोलॉजी है जो एक साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, कुछ है जो सिलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल कंटामिनेशन जो होते हैं, यानी कि ओडर हो गया, पीएच टेस्ट और टर्बिडिटी, टीडीएस जो है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ओडर और टेस्ट के लिए जो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है, असल में ये जो लकड़ी जलाते हैं इससे जो कार्बन बनता है, इसको हम लोग लो ऑक्सीजन पे अगर बर्न करते हैं तो एक्टिवेटेड कार्बन बन जाता है। और एक्टिवेटेड कार्बन में जो है ये नारियल का जो शेल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा यानी थोड़ा-सा कार्बन जो है बहुत सारा पानी को प्यूरीफाई कर सकता है। तो आप देखेंगे शायद जितने भी इस तरह के प्यूरीफायर होते हैं उसमें कार्बन कार्ट्रिज करके वो लोग बोलते हैं, या मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। उसमें पहला स्टेज जो होता है वो एक फ़िल्टर होता है, उसके बाद कार्बन कार्ट्रिज रहता है। तो ये कार्बन कार्ट्रिज ही ये दोनों मैजिक कर देता है, यानी कि ओडर और टेस्ट रिमूव कर देता है और आपको जो है ना बढ़िया चमकता हुआ जो है बढ़िया पानी मिलता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है और अच्छा टेस्ट होता है और उसमें कोई महक भी नहीं आ रही होती। फिर पीएच को मैनेज करने के लिए एसिड और बेस ऐड कर सकते हैं, कि अगर हाई पीएच है तो एसिड डाल देंगे, लो पीएच है तो बेस डाल देंगे उसमें। टर्बिडिटी के लिए फिजिकल फिल्ट्रेशन होता है। टर्बिडिटी ऐसे समझ सकते हैं जैसे चाय होती है, चाय के अंदर चाय की पत्ती होती है, आप पत्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? तो छन्नी लगा देंगे। तो ये फिजिकल फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी जैसा है, कि पानी तो बाहर चला जाएगा और उसके जो पत्ती है वो बाहर रह जाएगी। दूसरा तरीका होता है सेडिमेंटेशन का, कि अगर आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो चूँकि ग्रेविटी फोर्स लगता है पार्टिकल पे, वो हेवी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट वेट रहेंगे वो ऊपर रह जाएँगे। तो चूँकि आपके पास टर्बिडिटी जो होती है वो पार्टिकल की वजह से होती है, तो वो हेवी होते हैं और वो थोड़ी देर रखने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। आप ऊपर से निकाल लीजिए तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। दोनों तरीके जो है प्यूरिफिकेशन के इस्तेमाल किए जाते हैं। टीडीएस के लिए क्या होता है कि वाटर शॉर्पनर डालते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो आयन एक्सचेंज मेथड से काम करता है, या फिर हम उसको वाटर को इवापोरेट कर सकते हैं, जो कि सलाइन वाटर को प्यूरीफाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सऊदी अरब वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, सी वाटर लेते हैं और उसको फिर ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं। तो वो उसमें जो है वो लोग क्या करते हैं, वाटर को असल में वो भाप बना के उड़ाते हैं और फिर जो है वापस उसको कंडेंस करके या फिर वाटर बना के फिर लोगों को देते हैं उसमें मिनरल ऐड करके। तो ये जो इवापोरेशन का टेक्निक होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये जो होता है ये अभी टीडीएस को रिमूव करने में काम आता है। हम लोग आरओ के बारे में और डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद आता है केमिकल कंटामिनेंट्स। तो केमिकल कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक होती है? एक तो सबसे पहले जो होती है वो आरओ होती है। तो आरओ हम देखते हैं ना कि आरओ सब जगह काम कर जाता है असल में। तो ये सिंगल सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। दूसरा है कि इवापोरेशन कंडेंसेशन हमने देखा कि अगर केमिकल है आपका पानी में तो आप क्या करो उसको इवापोरेट कर दो और फिर जब वापस कंडेंस करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो पानी जो है सेफ होगा। तो ये वाटर को प्यूरिफाई करने का नेचुरल मेथड है जो नेचर ने डेवलप किया हुआ है, कि पानी जो होता है भाप बन के निकलता है सूरज की रोशनी से और ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या होता है वहाँ पे कंडेंस हो जाता है और फिर हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर लो और हाई होने की वजह से वो एयर फ्लो होना शुरू हो जाता है, हवा इधर से उधर चलती है और वो जो है अपने साथ में बादलों को लेके जाती है जो पानी से भरे होते हैं। और फिर क्या होता है जहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है वहाँ पे वो फिर से न्यूक्लिएशन होता है, यानी कि पानी की बूंदें एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं और फिर वो पानी की बूंद जैसे ही चिपकती है हेवी हो जाती है और जब हेवी होती है तो नीचे गिरने लगती है। जब नीचे गिरती है तो उसके साथ दूसरे पानी के पार्टिकल अटैच हो जाते हैं और इस तरह से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये जो तरीका है ये नेचुरल तरीका है इवापोरेशन और कंडेंसेशन का। इसी तरीके से जो है नेचर वाटर को प्यूरिफाई करती है और हमको कितना भी गंदा पानी क्यों ना हो वो इस मेथड से एकदम प्योर वाटर बन जाता है। फिर एडजॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है कि कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि जो पानी में कोई केमिकल है उसको सेलेक्टिवली रिमूव करता है। तो एडजॉर्प्शन की टेक्निक अच्छी मानी जाती है इसलिए क्योंकि वो सब कुछ नहीं रिमूव करता, आपको जो चाहिए वही रिमूव करेगा, जो नहीं चाहिए और जो चाहिए उसको छोड़ देता है। तो इसलिए एडजॉर्प्शन टेक्निक अच्छी मानी जाती है। आरओ में क्या होता है, आरओ को समझता नहीं कुछ, वो ब्लाइंडली जितनी भी चीजें होती है सबको रिमूव कर देता है। इसलिए आरओ को लोग बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते और उसके दूसरे रीजन भी है। फ्लैकुलेशन सेडिमेंटेशन में हमने देखा होगा गाँव में क्या करते हैं कि पानी में क्या करते हैं वो थोड़ा-सा फिटकरी डाल देते हैं, जिसको अलम बोलते हैं इंग्लिश में। अब उसके साथ क्या होता है कि जैसे ही फिटकरी पानी में डालेंगे, तो पानी में जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, वो उसके साथ चिपक जाती हैं। वो रुई जैसा जो है वो फ्लॉक फॉर्म करता है और फिर वो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके साथ चिपक जाती हैं। जैसे ही चिपकती है वो हेवी होने लगता है
और हेवी होने के बाद नीचे बैठ जाता है और फिर ऊपर का पानी जो है लोग निकाल लेते हैं। ये जो है फ्लक्चुएशन सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। इस तरह से वो जो है वाटर हम लोग केमिकल से फ्री कर लेते हैं। तो फ्लक्चुएशन सेडिमेंटेशन में आर्सेनिक फ्लोराइड रिमूवल जो है वो करते हैं। एडजॉर्प्शन में वापस आर्सेनिक का फ्लोराइड रिमूवल करते हैं। इवापोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस में सी वाटर, जिसको सलाइन वाटर कहते हैं, वो प्यूरिफाई करते हैं। और आरए का बोल सकते हैं कि वो सिंगल सॉल्यूशन ऑफ आर प्रॉब्लम्स। फिर हम लोग आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, जो मेजर प्रॉब्लम है, इसको माइक्रोबियल कंटामिनेशन कह सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है जो इस्तेमाल होती है। दूसरी टेक्निक है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। उसके साथ में अल्ट्रा वायलेट यूवी जिसको बोलते हैं। इसके साथ में हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी इस्तेमाल होता है, आयोडीन इस्तेमाल होता है और नैनोसेलुलोज इस्तेमाल होता है। और इसके साथ में कॉपर और बहुत सारी दूसरी चीजें भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मेजर जो है तरीका है वाटर को प्योरीफाई करने का। हम लोग पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी सिटी के वाटर आते हैं, कारपोरेशन के वाटर हमको हमारे नलों में आते हैं, ये सारे पानी जो है वो क्लोरीन के थ्रू प्योरीफाई किए जाते हैं। तो क्लोरीन वाला पानी ही हमको पूरी इंडिया में दिया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का हमने देखा होगा, यूएफ यूएन आरओ का जो फिल्टर होते हैं बहुत सारे बाजार में मिलेंगे आपको, जो 10,000 और उसके ऊपर के रहते हैं, ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन, नैनो सिल्वर और क्लोरीन को लेके लोगों ने टेबल टॉप सोल्यूशन बनाया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती है और रनिंग वाटर भी नहीं लगता है। कि ऐसे जगहों पे जहाँ पे बिजली नहीं है और पानी भी दूर से आ रहा है, नल नहीं है, तो वहाँ के लिए वो टेबल टॉप सोल्यूशन बनाया कि आप पानी ऊपर डाल दो और नीचे जो है धीरे धीरे प्योरीफाई होकर जमा हो जाता है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन है वो नीचे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे इसके डिटेल में कि ये जो आरओ होता है ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे आरओ का पॉइंट आएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आरओ होता क्या है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इस उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेंथ स्केल समझते हैं कि लेंथ स्केल होता क्या है। तो आप राइट में देखेंगे 1 मीटर है, तो एक आदमी है, अगर उसके सामने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का बॉक्स हो तो उसको ऐसा दिखाई देगा, यानी आदमी के सामने इतना बड़ा ऐसा दिखाई देगा। जैसे नीचे बॉक्स कार्टन दिखाया हुआ है कि इस तरह से इतना बड़ा होता है 1 मीटर। अब अगर उसको हम 10 सेंटीमीटर बोले तो देखो उसकी हथेली पे आ जाता है। और अगर उसी को 1 सेंटीमीटर बोले, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, तो वो देखो उसकी उंगली पे आ जाता है। और अगर हम उसको 1 मिलीमीटर बोले तो देखो उंगली पे एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में है कि वो डॉट जैसा नमक का एक दाना होता है, जो हमारा टाटा साल्ट है, देख सकते हैं कि वो 1 मिलीमीटर के रेंज में रहता है। अब समझे कि हमारा जो 1 मिलीमीटर है, मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, जो हमारा 1 मिलीमीटर है वो है 1 मीटर जैसा। ऐसा मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 मिलीमीटर को हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो 1 मीटर जैसा है। तो अब जो है 100 माइक्रोमीटर कैसा होगा, जैसा कि एक 10 सेंटीमीटर होता है। और 10 माइक्रोमीटर कैसा होगा, जैसा कि हम लोग देखें ना कि 1 सेंटीमीटर होता है। और 1 माइक्रोमीटर ऐसा होगा कि जैसे 1 मिलीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो है वो अगर 1 मीटर के सामने जितना छोटा होता है, तो 1 माइक्रोमीटर वो उसके सामने उतना ही छोटा होता है और आगे। तो ये हम समझ सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। अब अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करें तो इसी चीज़ को आप रिपीट कर दीजिए। 1 माइक्रोमीटर को अगर हम 1 मीटर समझें, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो इसके बराबर होगा, कि उंगली के ऊपर डॉट के जैसे। तो अब ये जो लेंथ स्केल है 1 मीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक, ये पूरी लेंथ स्केल हमको वाटर प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होती है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है, कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आरओ में या फ़िल्ट्रेशन में, जिसको हम लोग फिज़िकल फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था कि जैसे चाय में चाय की पत्ती होती है और उसको छन्नी से हम लोग अलग करते हैं। तो देखो 1 मिलीमीटर जो होता है ना, वो जैसे मेढक के अंडे, अगर किसी ने देखा होगा बारिश के दिनों में, तो मेढक के अंडे जो होते हैं वो छोटे-छोटे, वो 1 मिलीमीटर के रहते हैं। और उससे छोटा जो होता है पोलन होता है, या ह्यूमन एग जो होता है। पोलन मतलब जो फूलों के अंदर में उनका फूलों का जो अंडा होता है उसको पोलन बोलते हैं। तो वो जो है इससे छोटा होता है। अब 100 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर के बीच में जो है ये एनिमल सेल और प्लांट की सेल होती है। फिर हमारा 1 माइक्रोमीटर में जो है वो बैक्टीरिया अ, आ जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया आता है, रेड ब्लड सेल जो है इसके बीच में आता है। और 100 नैनोमीटर में ये हमारा फ्लू वायरस आ गया।
यानी कि इसके रेंज में हमारा जो कोरोना है, वो फ्लू वायरस है, वो इसी के रेंज में रहेगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमको वाटर प्यूरिफाई करना है और हमारे वाटर में ये है, यानी कि फ्लू वायरस है, बैक्टीरिया है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमको फ़िल्टर करने के लिए हमारा जो छन्नी होना चाहिए, वो छन्नी का छेद इतना छोटा होना चाहिए। अगर इतना छोटा नहीं होगा, तो ये जो वायरस है ना, उससे बाहर चला जाएगा। तो ये असल इसका जो कांसेप्ट है, वो यही है कि हमारी छन्नी इतनी छोटी हो जाए कि ये जो यानी वायरस है, वो उससे बाहर ना जाने पाए। अगर हमने ऐसा कर लिया, तो हमने वाटर को छान के चाय की तरह से छान के जो फ़िल्टर कर लिया। तो ये पूरा कांसेप्ट होता है, जितनी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग माइक्रो फ़िल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, नैनो फ़िल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये सारे इसी के ऊपर काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके नीचे अगर हम 10 नैनोमीटर पे जाएँगे तो प्रोटीन हो गया, और फिर उसके नीचे जाएँगे तो कार्बन 60 हो गया, और अगर उसके 0.1 नैनोमीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम जिसको बोलते हैं, वहाँ जाएँगे तो एक एटम हो गया। तो ये एटम जो होता है वो 0.1 नैनोमीटर होता है। फिर इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अब ये हमें पता लग गया कि हमको अगर फ़िल्टर करना है वाटर को, तो कैसे करेंगे? तो ये जो है हमको आइडिया लग गया कि फ़िल्टर करने के लिए साइज़ ही मेन चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़िल्टर के लिए ये मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन बनाएँगे, जिनका पोर साइज़ यानी कि जो छन्नी है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस अगर एक छन्नी है, तो उसका जो साइज़ होगा वो होगा हमारा 0.001 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर के आसपास होगा। और उसके लिए हमको क्या होगा कि प्रेशर देना होगा, क्योंकि इतने छोटे में हम देखते हैं अगर छन्नी में चाय भर गई तो फिर छन्नी से चाय बाहर नहीं जाती। तो उसको हमको क्या करना होता है, झटकना रहता है, यानी कि हम प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, जर्क डालते हैं। तो ये इसके थ्रू हमको पास करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं नैनो फ़िल्टर, उसमें पोर साइज़ इतना होता है और फिर हमें प्रेशर कम होना देने की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसी तरह से अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, फिर माइक्रो फ़िल्ट्रेशन। तो जैसे-जैसे हमारा पोर साइज़ बड़ा होता रहता है, वैसे-वैसे हमें प्रेशर की ज़रूरत कम पड़ती जाती है, और फिर हम देखते हैं कि वो जो फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, वो भी हमारा साइज़ बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे बैक्टीरिया हम लोग प्रोटा जो है यहाँ पे एल्गी पे तो फ़िल्टर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आके वायरस को फ़िल्टर करते हैं। और जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग साल्ट और फैटी एसिड यानी कि मॉलिक्यूल को भी फ़िल्टर कर देते हैं। तो यही वजह है कि आरओ करने के बाद जो है, वो पानी के अंदर से मिनरल कम हो जाते हैं। अब एक और कंपैरिज़न है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग फ़िल्टर जो है क्या करता है। जैसे माइक्रो फ़िल्टर को सस्पेंडेड पार्टिकल खाली रिमूव करता है। अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। नैनो फ़िल्ट्रेशन जो होता है वो डिसोसिएटेड एसिड, डाइवैलेंट साल्ट और शुगर, बड़े यानी कि बड़े-बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिमूव कर देता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है अनडिसोसिएटेड एसिड और मोनोवैलेंट साल्ट, यानी कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल भी रहेंगे तो भी उनको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और पानी यानी कि H2O जो है उसको पास होने देता है, और उसके आस-पास के जो साइज़ वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको पास होने देता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि वाटर के साथ ये इश्यू है कि चूँकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उतने अगर साइज़ का कोई ऐसा पोल्यूटेंट आ गया जिसका साइज़ वाटर के जैसा है, तो आरओ भी काम नहीं करेगा। तो फिर आरओ अगर काम नहीं किया तो फिर आपके पास एब्ज़ॉर्प्शन ही एक फाइनल आंसर बचता है। अब सवाल ये होता है कि आरओ होता क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस तो बहुत आसान चीज़ है। जैसे अगर हमने एक ये ले लिया, किशमिश ले लिया और पानी में डाला, तो हम देखते हैं किशमिश जो पानी अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। यानी कि ऐसी चीज़ जो है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और उस वो जो है जुड़ी हुई हो किसी ऐसी चीज़ से जिसका कंसंट्रेशन कम हो, यानी कि जैसे पानी और किशमिश। उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होना चाहिए जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो क्या करती है कि छोटे मॉलिक्यूल तो जाने देगी लेकिन बड़े वाले को नहीं आने देगी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, मॉलिक्यूल को आने-जाने की ओर रिस्ट्रिक्ट करती है कि छोटे को आने देगी, बड़े को नहीं जाने देगी। तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब हर चीज़ कुछ लोगों को जाने देगी, कुछ मॉलिक्यूल को, बाकी मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई और लो होता है, तो ये पानी असल में इधर जाना चाहता है खुद से। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जाने की वजह से जो फ़ोर्स होता है, वहाँ पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि एक एफिनिटी यानी कि लगाव जो होता है वो उसको खींच लेता है। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। यानी अगर आपको पानी इधर से इधर पुश करना हो और जो कंसंट्रेशन है इधर बढ़ाना हो, तो आपको इधर से प्रेशर डालना होगा।
तो ये राइट साइड में ये दिखाया गया कि यहाँ से आप प्रेशर अगर लगाएंगे और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहने देंगे तो यहाँ से प्योर वाटर आपको बाहर मिल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। और इसी को इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि मानो पानी में बैक्टीरिया है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन, तमाम चीजें हैं और हमने यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी, तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर लगाओ तो प्रेशर प्लस वाटर विद कंटामिनेशन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेगा, हमको जो है प्यूरिफाइड वाटर दे देगा। अब इसी को लेके लोगों ने क्या किया, मेम्ब्रेन की टेक्नोलॉजी डेवलप की, पोर साइज कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की। इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और पॉलीमर केमिस्ट्री के बहुत बड़े कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। फाइनली हमको क्या होती है, वो मेम्ब्रेन मिल जाती है और मेम्ब्रेन के ऊपर में वाटर प्लस प्रेशर का अरेंजमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो हमको आरओ वाटर मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है जिसमें एक सेकंड प्ले नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें इसमें असल में ये दिखाने की कोशिश किया हुआ है कि आरओ होता क्या है। हम लोग क्विकली इसको देख लेंगे। तो ये मेम्ब्रेन है। Membrane sheet to remove compounds such as salts, organic compounds, microorganisms, viruses, and pharmaceuticals. Rolls of membrane sheets are wound into cylinder-shaped elements. There are several elements inside each long pressure vessel. As water enters the vessel, it flows over the membrane surface as it moves from one end of the vessel to the other. The membrane layer is extremely thin. It allows water to pass through or permeate, while preventing other compounds from passing through. Membranes remove molecules based on their size, shape, and charge. Generally, contaminants larger than water molecules will not pass through, including most chemical contaminants and all microorganisms such as viruses and bacteria. Two streams of water are produced. Pure, clean water or permeate flows across the membrane sheets and passes through the membrane layers to the inside core tube. Water that does not permeate becomes more highly concentrated with salts and other substances. This water is called concentrate. The pure permeate water flows out the core tube and one end of the pressure vessel, and the concentrate water flows out another outlet. The concentrate water can then flow into other pressure. तो ये आरओ वाटर का कंसेप्ट होता है। इस तरह के मेम्ब्रेन होते हैं और कार्ट्रिज लगी होती है और फिर वो कार्ट्रिज जो होती है मल्टीपल कार्ट्रिज एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है और जो हमारे घरों में वाटर प्यूरिफिकेशन होता है वो आरओ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किया जाता है। इसके साथ हम लोग क्विकली देख लेंगे कि एडजॉर्प्शन और क्या होता है, जो टेक्निक जो सिलेक्टिवली रिमूव करती है। तो एडजॉर्प्शन भी यहाँ पे हम लोग टॉप में देख रहे हैं कि ये मीडियम है और इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं कि ये मॉलिक्यूल और मीडियम के ऊपर आके चिपक जाते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड भी बना सकते हैं या जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, एटॉमिक फोर्सेज होते हैं, उनके बीच में बिकॉज ऑफ द फोर्स वो चिपक सकते हैं। तो उसको जो केमीजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है कि ये जो सरफेस है वो किसी एक मॉलिक्यूल को ज्यादा पसंद करेगा, जिसको ज्यादा पसंद करेगा उसको अपने साथ चिपका लेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी में चाहे जितने मॉलिक्यूल होने दो, वही सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ही उससे चिपकेंगे और जैसे ही पानी उसके थ्रू जो पास होगा तो क्या होगा, वो केमिकल जो है कम हो जाएगा उस पानी के अंदर से। इस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि ये पानी प्योरीफाई होगा। इसी से मिलते जुलते कंसेप्ट होती है अब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो उसकी बल्क के अंदर जाके बैठ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्पंज है, उसको पानी में डालेंगे तो पानी उस स्पंज के जो बीच में गैप होता है उसमें जाके भर जाता है, तो ये अब्जॉर्प्शन होता है। तो अब्जॉर्प्शन जो होता है और ये दोनों में फर्क ये होता है कि ये बल्क में जाता है और ये जो सरफेस पे रह जाता है। यहाँ पे हमने देखा था कि एक्टिवेटेड कार्बन को ओडर और कलर रिमूवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है यही होता है। और एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है इसकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि कलर और ओडर कार्डिंग जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिमूव हो जाता है और पानी हमारा साफ हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जो वाटर प्यूरिफिकेशन सोल्यूशन अवेलेबल हैं वो क्या है और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो टॉप में आता है हम में
वो जो वाटर फिल्टर लेते हैं उसका लेक्चर है। रहता है, ऊपर कुछ बना रहेगा, पाइपिंग रहेगी तेल सारी, और इसमें आपको ऐसे यूवी रहेगा इस तरह से। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं ये इसी को बोलते हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर। इसमें 3 चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं इन जनरल। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद आरओ होता है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और जो तीसरा होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। ये असल में एक बल्ब होता है जिसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, वही अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की रोशनी से में आती है हमारे पास, और उसको ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की वो फिल्टर कर देती है। इसके अंदर खूबी ये होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देती है, यानी कि मारने का मतलब ये है कि अब वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो सकते, तो यानी कि वो मरने के बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये वाटर जो होता है ये सेफ हो जाता है। आरओ में हमने देखा था कि ये मॉलिक्यूल के यानी साइज के ऊपर में पानी प्यूरिफाई करता है, तो उसके साथ में बैक्टीरिया वायरस के साथ में आपका दूसरे मॉलिक्यूल भी रिमूव हो जाते हैं। और अगर वो मेम्ब्रेन जो है बहुत फाइन रहती है तो उससे होता है कि आपके जो यूजफुल केमिकल है वो भी चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस लेवल काफी कम हो जाता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, और हम जितने यूजफुल केमिकल होते हैं पानी के अंदर वो हम सब वेस्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारे पास मार्केट में ड्रिंकिंग वाटर बॉटल ड्रिंकिंग वाटर कंसेप्ट जो चलता है, तो उसको लोग बोलते हैं कि आरओ यूवी यूएफ करके टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आपने पहले नोटिस किया होगा कि आइडेड मिनरल का एक कंसेप्ट था, बिसलरी आती थी उसमें लिखा रहता था आइडेड मिनरल। तो आइडेड मिनरल वो लोग बोलते थे कि हमने ऐसे के मिनरल डाले हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो लोग जो बोल रहे थे वो उनकी मजबूरी थी कि वो आरओ करने के बाद क्या होता है, पानी के अंदर से केमिकल रिमूव कर देते हो, तो उसमें जितने यूजफुल केमिकल होते हैं वो भी चले जाते हैं, और उसकी भरपाई करने के लिए उनको मिनरल ऐड करना पड़ता है। बाद में रियलाइज हुआ कि जो मिनरल वो लोग ऐड करते हैं अगर कंटिन्यूसली कंज्यूम किया जाए तो उससे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो अभी जो आप बैके जो ड्रिंकिंग वाटर में आप देखेंगे कि एडेड मिनरल का कंसेप्ट जो चला गया, अभी कोई एडेड मिनरल नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ ये यूएफआरओ यूवी ओजोन यही बोलते हैं। ओजोन का कंसेप्ट ये होता है कि उसमें O3 होता है, पानी में डालते हैं तो एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो वाटर को प्योरीफाई कर देता है, और दूसरा ये होता है कि जो ऑक्सीजन होता है तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो इसलिए आप ऑक्सीरिच और इस तरह के जो ट्रेडमार्क देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरा ऑक्सीजन जो है इसमें 300% ज़्यादा है। वो इसलिए होता है क्योंकि ओजोन ओजोन डाला उसमें O3 होता है, ओजोन का फार्मूला, तो उसकी वजह से टोटल ऑक्सीजन उसमें बढ़ जाता है, और वो बोलते हैं कि चूंकि इससे पानी में ऑक्सीजन है और इसलिए आपके लिए अच्छा है। तो ये सब मार्केटिंग के फंडे हैं। हालाँकि पानी के ऑक्सीजन को जो है बॉडी की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन तो हमको हवा में चाहिए रहती है, हमारे पेट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी वो लोग वैसा करते हैं। बहरहाल, तो ये सेट ऑफ सॉल्यूशन जो मार्केट में होते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि मुझे कौन सा करना चाहिए नाल। तो मेरा वन पॉइंट आंसर यही है कि अगर आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है तो आपको आरओ नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ग्राउंड वाटर यानी कि बोरिंग का पानी है तो आप पहले उसका टेस्ट करा लें। अगर उसके अंदर में टीडीएस ज़्यादा है और उसमें हार्मफुल केमिकल हैं तो आप आरओ इस्तेमाल करें, लेकिन टीडीएस को 50 से नीचे ना जाने दें। और अगर आपका पास जो पानी है वो कॉर्पोरेशन का पानी है और आपको लगता है नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इस तरह के सॉल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आरओ नहीं होता है, बल्कि इसमें कार्बन फ़िल्टर रहता है, और उसके साथ में आयोडीन या क्लोरीन बेस्ड या नैनोसिल्वर बेस्ड कोई केमिकल रहता है। आपको सिर्फ़ ये वाला इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कई बार इसमें अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन भी होता है, तो वो भी अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर पानी को कॉर्पोरेशन के प्यूरिफ़िकेशन पॉइंट से लेके आपके वहाँ आने में अगर कंटामिनेट हो जाता है किसी वजह से, तो ये प्यूरीफायर जो होते हैं ये सफिशिएंट है आपको वाटर को सेव करने के लिए। इसमें क्या आपका केमिकल और तमाम चीज़ें जो है वो एज़ इट इज़ रह जाती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन वाटर एनीवेज़ ड्रिंकिंग वाटर होता है, और जो थोड़ा बहुत आपको डाउट है वो भी आपका चला जाता है। इसका खर्चा भी कम होता है, और इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता। आरओ बेस्ड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम ये होती है कि अबाउट 20 से 30% ऑफ वाटर हमेशा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो 100% प्यूरीफाई नहीं करता है। ये सारे फ़िल्टर जो होते हैं वो 100% वाटर वेरीफाई करते हैं, इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो ये जो है अगर आपके पास कॉर्पोरेशन वाटर है तो ये रिकमेंडेड सॉल्यूशन है। ग्राउंड वाटर है तो टेस्टिंग करना चाहिए एक बार, और उसके बाद फिर आरओ यूज़ करना चाहिए विद मिनिमम टीडीएस नॉट लेस देन 50 वैल्यू। इसके साथ में हम क्विकली देख लेंगे थोड़ा-सा कि हमने जो पिछले 6-7 सालों में यानी 2007 से लेकर 2014 के बीच में जो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या डेवलप किया था। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो टाटा स्वच्छ है। ये प्यूरीफायर जो हमने डेवलप किया था। आप देखोगे कि जो ऑफलाइन प्यूरीफायर की लाइन है उसमें टाटा स्वच्छ भी आता है, और ये मतलब वन ऑफ द एक्सेप्टेड प्यूरीफायर है जो लोगों ने एक्सेप्ट किया
विद प्योरिट एंड केंट के साथ में। तो ये 2 वेरिएशन है, यानी एक बड़ा एक छोटा। ये कार्ट्रिज होता है इस तरह से, उसमें जो रेड कलर का है वो लाइफ इंडिकेटर होता है कि जो शुरू में ऊपर रहता है और फिर नीचे जो है ये एंड में नीचे चला जाता है और पानी का पाना बंद हो जाता है। तो आप समझ लो कि कार्ट्रिज खत्म हो गया। इस कार्ट्रिज के अंदर में राइस हस्कर्स यानी कि चावल की भूसी की राख होती है और उसके ऊपर जो नैनो सिल्वर कोटेड रहता है। यही जो होता है उसका वाटर का प्यूरिफिकेशन मीडिया बन जाता है। तो पानी जो होता है वो उसके थ्रू जाता है और फिर पानी जो बाहर आता है वो सेफ होता है बिकॉज ऑफ नैनो सिल्वर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल कंटामिनेशन था, जैसे हमने फ्लोराइड और आर्सेनिक की बात करी, यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन दिखाई देते हैं ना वो इस तरह के रहते हैं, जुगाड़ टाइप से, यानी कि बकेट लगा हुआ है और गांव में कोई औरत है, बच्चा है, वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। और इसको अमूमन जो होते हैं एनजीओ और इस तरह के लोग जो होते हैं वो या फिलैंथ्रोपिस्ट का जो ग्रुप्स होते हैं वो लोग इसको बनाते हैं और फिर उसको गाँव-गाँव में जाके घरों में रख के आते हैं। तो ये जो अक्सर तो ये हाथ से ही बनाए रहते हैं, प्लास्टिक कंटेनर डब्बे बाजार से लेके आते हैं और फिर उसको जुगाड़ इस तरह से मेटल का फ्रेम व्रेम बना के उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके साथ में हम लोगों ने जो आर्सेनिक रिमूवल के लिए, फ्लोराइड रिमूवल के लिए फ़िल्टर बनाए थे, ये भी अब उसी तरह से ही है, समझ सकते हैं कि मार्केट से खरीदा हुआ प्लास्टिक के डब्बे और कुछ मेटल के फ्रेम बना के जुगाड़ किया हुआ है। तो इसके अंदर जो कार्ट्रिज के अंदर जो केमिकल है, ये केमिकल हम लोगों ने लैबोरेटरी में डेवलप किया था कि ये आर्सेनिक को पानी से रिमूव कर देते हैं। इसको फिर हम लोगों ने, जैसे होता है अमूमन कि इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो असल में गाँव में होती है। और गाँव में जो होता है ना 2-3 चीज़ें एक साथ होती हैं। जैसे नंबर 1 कि पानी की प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि वो लोग ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं और ये प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर से जुड़ी होती है। दूसरा, गाँव के लोग जो होते हैं अमूमन गरीब होते हैं। और गरीब होने के साथ-साथ ये भी होता है कि गाँव में रीच कम होता है, यानी कि जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं वो बाज़ारों में, गाँव के बाज़ार में नहीं मिलते। अगर मान लिया मिलेंगे भी तो उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते। तो एक बार अगर आपने खरीद भी लिया, तो फिर उसका स्पेयर पार्ट ना मिलने के बाद तो आप उसको फिर आगे नहीं इस्तेमाल कर पाते। फिर तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि यहाँ की पॉलिटिक्स होती है, पार्टी रहती है, ग्रुप रहते हैं। अगर आपने एक ग्रुप के आदमी से बात की तो दूसरे ग्रुप वाले आपकी बात नहीं सुनने वाले। तो इस सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि गाँव में लोगों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। बड़ी कंपनियों को इसमें मार्केट नहीं दिखाई देता, इसलिए वो इस पे रिसर्च नहीं करते, इनके लिए प्रोडक्ट भी नहीं बनाते। और फिर अगर मान लिया कोई प्रोडक्ट बनाता है तो ये फ़ीज़िबल नहीं होता, क्योंकि गाँव दूर-दूर होते हैं, वहाँ पे सप्लाई करना और वो मेंटेन करना, सर्विस इंजीनियर को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, ये उनके लिए प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं होता है। इसलिए कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। अब रह गई बात गवर्नमेंट की, तो बहुत सारे जगहों पे क्या हुआ कि लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया और लोगों ने इसको कहा कि हमारे को गाँव में सेफ पानी दो, नहीं तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो प्रेशर में आके क्या करते हैं, एक कम्युनिटी लेवल बड़ा सा प्यूरीफायर गाँव के लिए बना देते हैं। अब उसके साथ मसला ये होता है कि आप बना दिए और वो मंत्री जी आके रिबन काट करके चले गए। लेकिन इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है इसको मेंटेनेंस लगता है, यानी कि कंज़्यूम हो जाती है केमिकल्स, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ, डिवाइस के साथ, या वाटर सप्लाई चाहिए रहती है या पंप रहते हैं तो उनको मेंटेन करना रहता है। तो ये जो लोग होते हैं उसको मेंटेन करने के खर्चे नहीं देते। इसकी वजह से क्या होता है कि वो 2-4 साल तक तो चलता है ठीक से और उसके बाद फिर वो चलना बंद हो जाता है, या वो चलता है तो फिर वो कुछ काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि उसका जो पानी होता है वो प्यूरिफाई नहीं होता है। तो ये आर्सेनिक का हम लोगों ने बनाया था। इसी तरह से फ्लोराइड के लिए हमने बनाया था कार्ट्रिज। तो इसके अंदर जो काले कलर का दिख रहा है ये केमिकल हम लोगों ने बनाया था लैब में, जिससे हम लोग पानी को अगर वाटर में फ्लोराइड रहा उसमें डालते हैं तो ये वाटर को प्यूरिफाई कर देता है। तो ये लेके हम लोग गुजरात और एपी बॉर्डर पे गए थे। झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ये आदिवासियों का इलाका है और पूरा इलाका जो सूखा है। किसी ज़माने में वहाँ जंगल होते थे, लेकिन अभी वो जंगल कट जाने की वजह से पूरे इलाके में सूखा है। तो वहाँ पे जो है पैदावार भी नहीं होती है, बारिश भी कम होती है। तो वहाँ के लोग आदिवासी जो बहुत गरीब हैं और वहाँ के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। तो ये एक यहाँ पे बना हुआ था। किसी मंत्री ने यहाँ पे आके बना के गए थे। तो ये पानी को हम लोगों ने टेस्ट किया तो पता लगा कि उसमें वो प्यूरिफाई नहीं कर रहा है और उसमें जो है वो उतना ही फ्लोराइड आ रहा है जितना बाकी जगहों पे आ रहा था। तो ये डिवाइस हम लोग लेके गए थे, उनके वहाँ पे टेस्ट करके आए थे। तो ये बढ़िया काम कर रहा था। इसके साथ में कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास ऐसा भी प्यूरीफायर होना चाहिए जो आपके साथ चलने
नहीं करना चाहते। तो इस तरह से की प्रॉब्लम है। ये इस तरह के हमने सोल्यूशन बनाए थे कि एक पेन जैसा रहेगा, पानी में आप गिलास में स्टर कर दीजिए और 5 मिनट वेट करने के बाद आप पानी को पी सकते हैं। जैसे आप खाने ढाबे पे गए पानी पी सकते हैं, रेलवे स्टेशन में इस तरह से पानी पी सकते हैं, या घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि ठीक है चलो ये एक आदमी के लिए, गिलास के लिए हो गया, लेकिन अगर कोई एक बकेट को प्योरीफाई करना चाहता है, यानी बाहर से पानी ला रहा है दूर से और घर में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते। तो इस तरह से एक हमने स्टिक बनाई थी। तो स्टिक को पानी में जाके बस खाली रोटेट कर दीजिए, तो पानी आपका सेफ हो जाएगा। 10 मिनट बाद वेट कर लीजिए। तो इस तरह से स्टिक को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जाके एक आदिवासी इलाका है उसमें ये दिए थे और वहाँ डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो एनजीओ के लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं, ये हमारा स्टिक लेके गए थे वहाँ पे और लोगों को दिया था। फिर ठीक इसी तरह से आर्सेनिक रिमूवल का भी कार्ट्रिज था जो पानी को प्योरीफाई करता था। अब ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम लोग को लगा कि अभी भी मसला हल नहीं हुआ है। यानी देखो आरओ वाले जो है ये 10 से 15 हज़ार के बीच में मिलते हैं। 15 हज़ार का आता है और कम से कम 5 हज़ार रुपया इसका सालाना खर्च होता है। और ये वाले जो होते हैं 1000 के आसपास में आते हैं, 1000, 1500, 1200 और 1600 के। लेकिन 700 से 800 रुपया इनका भी सालाना खर्च होता है। यानी कार्ट्रिज और ये जो फिल्टर होते हैं ये चेंज करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो गरीब है, यानी कि ये फिल्टर नहीं रख सकते, उनके लिए तो आज भी कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो भाई गए नदी में पानी भर लिया और कुएं से पानी निकाल लिया और वही पीना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फिल्टर ये बनाया था कि ये आप ये ले लीजिए बाजार से, क्या कहते हैं, पानी ये जो तेल वेल भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किप्पी ले लीजिए। और उसको में जो है ये हमने डिवाइस बना के दिया कि यहाँ पे डाल दीजिए और फिर पानी जब डालेंगे तो जैसे ही पानी डालेंगे वो पानी प्योरीफाई हो जाएगा। तो आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, न कुएं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नदी में पानी लेने जा रहे हैं वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक सोल्यूशन बनाया था और ये एनजीओ को भी दिया था। इन लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। तो इसको हम लोग बताते हैं, देखो कैसे काम कर रहा है। Contains this chlorine dosal which has chlorine tablets. Just place these tablets in the tablet holder. Plug this holder in this module. So this becomes our chlorine doser. Now attach this doser into any funnel like this. So this becomes our funnel water purifier. Let's see how it works. तो ये इसका डिटेल है कि उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से कॉन्फ़िगरेबल फिल्टर है जिसमें आप आर्सेनिक, फ्लोराइड और दूसरी चीज़ों के लिए, माइक्रोबियल के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आइडिया था कि आप लोगों को सिखा दो, एनजीओ को सिखा दो और एनजीओ लोग बना बना के लोगों को देते रहें। तो ये इसका पूरा ये कंसेप्ट था। तो इसी के साथ ही ये सेशन अभी खत्म होता है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सॉरी मैं अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर गया, शायद आधा घंटा 20 मिनट। मेरा एक सवाल है जी। बीच में हमारे घर में एमसीडी का पानी जो है यानी बहुत स्लो प्रेशर के साथ आने लगा था। तो जो हमारा एक्वागार्ड का फिल्टर है वो यानी हम यूज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं क्या करता था, वो एमसीडी के पानी को जितनी स्लो स्पीड से आता था मैं अपने यूटेंसिल्स फिल करके फिर मैं उसको चूल्हे पर रख के बॉईल करके और फिर एक कपड़ा जो होता है यानी छानने के लिए कपड़े को थोड़ी 6-7 लेयर्स मोटा करके फिर मैं उसको यूज करता था। तो पानी जब तक ठंडा होता था बॉईल होने के बाद तो उसमें नीचे एक तो
सफेद कलर का कुछ बैठ जाता था, मिट्टी जैसा, क्या होता है पता नहीं। और पानी जो है फिर मैं उसको यानी धीरे धीरे टिल्ट करके पानी के वो कपड़े से गुजार के अपने उसमें वाटर कूलर में स्टोर करके फिर कंज्यूम कर रहा था। तो जी। इसमें मुझे कोई हार्म तो नहीं होगा जब तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं? हाँ, इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि कुकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और वाटर को बॉयल करके लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है कि अगर वाटर आपका जो है ना वो केमिकल कंटामिनेशन, यानी कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, मरकरी, लेड, इस तरह के कंटामिनेशन है, तो आप बॉयल करके ना आपके पानी को और वर्स्ट कर रहे हो, यानी कि उसका कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया, वायरस है या सिस्ट है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप उसको बॉयल करते हो कुछ देर के लिए, तो ये मर जाते हैं, अलगे रहते हो, वो मर जाते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है तो आपका पानी को बॉयल करने से आपका पानी सेफ हो जाता है, बल्कि इतना सेफ हो जाता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने बताई ना, वो सब में सबसे अच्छा है पानी को बॉयल करना, बेस्ट है आई वुड से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जी, अगर जी। केमिकल हुआ तो वो वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो एमसीडी के पानी में यानी ये केमिकल कंटेमिनेशन भी आ जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो एमसीडी के पानी में केमिकल कंटेमिनेशन के चांस बहुत कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार प्यूरिफाइड होता है, राइट। लेकिन अगर आपका ग्राउंड वाटर है तो उसमें केमिकल के आने के चांसेस हैं। जी, जी, जी। मैं तो एमसीडी का ही करता हूँ यूज़ हाँ, हाँ, ड्रिंकिंग के हाँ, तो लिए। कोई मसला नहीं। और जो जी, व्हाइट शुक्रिया। व्हाइट 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 जो दिखता है वो जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। वो जो अ, होते हैं वो पानी में नीचे जमा हो जाते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं। वो सिंपली ये बताता है कि आपके पानी में केमिकल रहते हैं, बस और कुछ नहीं। वो मैं उसको फेंक देता हूँ, मैं उसको यानी हाँ, कोई नीचे ही दिक्कत रहने नहीं। देता हूँ और ऊपर-ऊपर से पानी डाल देता हूँ बस। जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह दिलशाद भाई। जी। और किसी भाई का कोई सवाल है इस पे? जी मेरा एक सवाल है। जी। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पर कॉर्पोरेशन का पानी आता है, और मेरे घर पे जो है ना आरओ लगा हुआ है। जी। तो जैसे आपने कहा कि मुझे आरओ की ज़रूरत नहीं है, सही बात। हाँ। तो मैं आरओ को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? आप नहीं कर सकते, कोई इंजीनियर अगर हो आपकी मदद करे तो कर सकते हैं हो सकता है आप। ना? हाँ, आप उसका आरओ का कार्ट्रिज हटा के सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और यूवी रहने दीजिए, काफी है उतना। अल्ट्रा और यूवी रहने दे, बाकी आरओ निकाल दे ना? हाँ, तो एक पहले कार्ट्रिज रहता है यूएफ कार्ट्रिज, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जी। वो रहने दीजिए, और लास्ट में जो यूवी रहता है वो रहने दीजिए। बीच में आरओ का कार्ट्रिज रहता है, वो अगर शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं आप तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, किसी इंजीनियर को बुला के वो करा सकते हैं ना? जी, अगर वो तैयार हो जाए तो, मुझे नहीं मालूम होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अगर हो जाए तो अच्छा है ना, फिर नया लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, सही। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दिलशाद भाई, मेरा ही सवाल था ये जो भाई ने पूछा है। एक्चुअली हम्म। मेरे यहाँ पे भी आरओ मैं यूज करता हूँ। अभी तक हम ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे, शायद जल्दी हमारे पास भी वो जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आना शुरू हो जाएगा। तो उस पे जैसा आप बताया, मुझे लगता है शायद 200 के आसपास जो टीडीएस हम बोलते हैं वो 50 टू 200 के बीच में आपका पीने लायक होता है पानी। जी। उसमें फिर कुछ लेवल, जब लास्ट टाइम हमारे पास आरओ जब इंस्टॉल हुआ था तभी उन्होंने बताया, जो अब आज आप टीडीएस की रेटिंग वगैरह बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि इतने % वो टीडीएस आरओ कम करता है। तो अगर हाँ, आपका उस रेंज में है तभी आप आरओ इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल जो फिल्टर होता है, जैसे आप अभी बताएं कि वो उसमें हम मेम्ब्रेन शायद हटाएंगे, जो भी आप सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हटाने के लिए। जी। वो मेम्ब्रेन है बेसिकली जो हटेगा, यूवी और जो बाकी फिल्टर के वाले कैंडल हैं उनको छोड़ देंगे, तो शायद हमारा वही जो आरओ है वो काम कर जाएगा हमारे लिए। जी। जी। जज़ाकल्लाह। जी, शुक्रिया। जी, और किसी भाई का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो दिलशाद भाई, अगर वो आरओ है तो उसमें क्या कंट्रोल करने का भी कुछ होता है, कम ज्यादा करने का? वो कहते हैं कि वो कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ऐसा कुछ है उसमें टेक्निक, हाँ, या उसमें सेटिंग रहती है शायद।
उसमें Setting? टीडीएस की सेटिंग रहती है। हाँ, क्योंकि उस वो क्या होता है कि आरओ मशीन तो एक जनरल मशीन होती है, तो आपको इनपुट पता नहीं होता, तो जो इंजीनियर आता है सबसे पहले आपका टीडीएस देखता है कितना है, तो अकॉर्डिंगली वो ट्यून करता है आपके टीडीएस के हिसाब से, ताकि आपको आउटपुट में सर्टेन टीडीएस मिले, तो वो ट्यूनिंग करता है वो। तो इसके कोई मशीन आती है मेजरमेंट की? वो मैंने मंगाया शायद वो पीएच वाला है, टीडीएस का भी होता है कुछ क्या मेजरमेंट? वो पेन ही रहती है, जैसे अपने पीएच की पेन होगी ना, वैसे टीडीएस की पेन होती है, एग्जैक्टली पेन जैसा होता है। आप उस बस डालो, बैटरी लगती है, जैसे हम लोग थर्मोमीटर होता है ना पेन जैसा, वैसे ही रहता है, बस पानी में डालो बता देगा वो, डिजिटल रहता है। अच्छा, शुक्रिया जी जी, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ दिलशाद भाई। अभी मेरे घर में यही हमने टेस्ट किया था। तो एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना एडजस्टमेंट के लिए, वो एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, वो बिना आरओ जो आपका मेम्ब्रेन से निकला हुआ पानी, जो एक जैसे नॉर्मल पानी जो फर्स्ट इनपुट होता है, उसको फिल्टर करके वो डायरेक्ट उसमें टैंक में डाल देते हैं। तो उसके थ्रू वो लोग टीडीएस मेंटेन करते हैं। तो वो वही ट्यूनिंग उसी को बोल रहे हैं वो। अच्छा तो मेरे सामने में इंजीनियर ने मेरे सामने किया था, इसलिए मुझे मालूम है वो। तो वो अच्छा अच्छा। नॉर्मल फिल्टर पानी जो आपका वो डायरेक्ट टैंक में छोड़ रहा है, और उसके बाद वो आपका टीडीएस चेक करते हैं। तो जहां पर वो लेवल आपका आ गया जो जितना चाहिए, बेसिकली जो बोलते हैं 100 टू 50 टू 200 के बीच में शायद यही है जो जी जी पीने लायक जो पानी होता है, तो उसको उसी से वो एडजस्ट करता है, वही ट्यूनिंग है उसकी। तो वो स्क्रू होता है एक, उससे वो लोग एडजस्ट करते हैं। मे बी वो मैकेनिज्म अलग अलग हो सकता है अलग अलग ब्रांड के लिए कि वो कैसे करते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो फिल्टर्ड पानी को डालते हैं जो आपके मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होता है, तो करेक्ट। उससे वो टीडीएस वो बैलेंस कर लेते हैं। जी जी और किसी भाई का कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, अरे दिलशाद भाई, ये अपना जो आरओ होता है, ये मेरे जी ख्याल से 25% पानी 80% पानी को वेस्ट कर देता है दूसरे उसमें ना, बड़ा तेजी से वेस्ट हो रहा होता है पानी। हाँ, 20 to 30 बोलते हैं वो, डिपेंडिंग कि जी आपका जी, टीडीएस कितना ज्यादा है, ज्यादा टीडीएस रहेगा वो ज्यादा वेस्ट करता है। ज्यादा वेस्ट। तो उस पानी को इकट्ठा करके उससे कपड़े तो धुल सकते हैं ना? आप ट्राई कर सकते हो। कपड़े का प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ड वाटर हो जाएगा और आपको उसमें फैन नहीं बनेगा, नहीं कपड़ा साफ नहीं होगा, लेकिन आप जी उसको जी, फ्लश वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, कुछ उसमें और जैसे हार्ड वाटर हो गया तो कुछ सॉफ्ट करने के लिए कोई चीज नहीं होती, वो डाल दें उसमें, और उसके बाद में उसको सॉफ्ट हो जाए तो कपड़े में यूज कर लें? हाँ, तो उसके लिए फिर अलग से आपको सॉफ्टनर इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए भी डिवाइस वगैरह आती है। अच्छा अच्छा, जी जी। क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है पानी, और वो वेस्ट जो है ना हाँ, वो पानी वेस्ट थोड़ा, होता है। हाँ, थोड़ा ठीक नहीं लगता कि उतना वेस्ट हो रहा होता है वो। हाँ, वो है ना, और उसका नेगेटिव यही है कि जो लोग, बहुत सारे लोग जो उसको पसंद नहीं करते हैं, उनका एक मेजर आर्गुमेंट ये होता है कि वाटर वेस्ट कर रहा है। जी जी जी। और मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने हमारे यहाँ ना प्लांट लगाए हुए हैं इस तरह के, वो ग्राउंड वाटर निकालते हैं और वो उसने बड़ा कुछ आरओ सिस्टम, एक बड़ा एक प्लांट टाइप का लगाया हुआ है, वो आरओ ही होता है बेसिकली लार्ज लेवल पे। तो मैं हाँ देखता हूँ कि वो तो बहुत हैवी एक उसका पानी बह रहा होता है उसका बादाफ्ता, हाँ और हाँ वो कंटिन्यू बड़ा पानी वेस्ट हो रहा होता है। हाँ, तो उसका। दोबारा से उसको अगर ग्राउंड में भेज दिया जाए दोबारा से कहीं, कुछ इस तरह से कुछ ऐसा वाटर हाँ, ट्रीट की असल तरह असल से हो में वही सकता है, उसका तरीका ये है कि आप हर सारे पहलू को सामने रख के उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अब वो क्या करते हैं, वो किसी चीज का ध्यान नहीं देते, बस फिर लगाया आरओ, आपको दिया, आपसे बिल लिया, बस अपने घर चले गए। है। जी कायदे में जी पूरा प्लान होना चाहिए कि वो जो पानी जाता है उसको आप फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसको रिडायरेक्ट करेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कोई करता नहीं है उतना। जी जी, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह दिलशाद भाई। वो प्रॉब्लम यही है कि वो प्रैक्टिकली अगर बोले ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो अगर घर के आरओ को पानी को आप निकाल के कहाँ स्टोर करेंगे, फिर वापस उसको उस कंडीशन में लाएं कि आप उसे यूज कर सकें, टैप एक और लगा के उसके अंदर। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल वाली कंडीशन में आ जाते हैं हम लोग कि वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा करना। नहीं, पॉसिबल तो है बहुत वो। हाँ वो बल्कि देखिए वो मैं विल विल जरूरी है सर। आपका ना, आपका 20 लीटर पानी आपको चाहिए होता है, 30 लीटर पानी चाहिए होता है नॉर्मली जी 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 गर्मी में। बिल्कुल।
और वो जो है ना वो 100 या 150 लीटर पानी या कुछ, और उतना पानी वेस्ट हो रहा होता है। तो वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल कपड़े धुलने में या गार्डनिंग में या इस चीज में यूज हो सकता है। वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा खर्चा है, थोड़ी अवेयरनेस की बात है कि पानी इजीली अवेलेबल है, और जिन सही मुल्कों में कहा। वो अवेलेबल इतना इजी नहीं है ना, तो वहाँ उसके यूटिलाइजेशन के लोग सोचते हैं और यहाँ वेस्ट कर देते हैं। नहीं, मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल, जैसे मैंने बोला ना, अगर अमूमन घरों में वॉशिंग मशीन होती है, तो वो वॉशिंग मशीन में अगर लो प्रेशर का पानी आ रहा है तो वो मशीन चलेगा ही नहीं आपका। तो उस तरह से ये है कि हाँ, गार्डनिंग के लिए मुझे लगता है आसानी से वो यूज हो सकता है। वो है मतलब उसका ऑब्वियसली बेटर ऑल्टरनेटिव निकाले जा सकते हैं उसको यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए, जरूरी है। जी, और कोई क्वेश्चन ले सकते हैं इरफान भाई? आपके इनपुट, जी जी जरूर जरूर, मैं वही पूछ रहा था। और किसी का कोई सवाल है भाई का? नहीं, अच्छी डिस्कशन हो गई और दिलशाद भाई ने बड़े अच्छे से माशाल्लाह इलेबोरेट करके हर चीज समझाई, उसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम लोग ही पॉल्यूट कर रहे हैं, जैसा उन्होंने बड़े अच्छे से एम्फसाइज किया इसके ऊपर कि जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा हम लोग ही पॉल्यूट कर रहे हैं पानी। वो अलग से यही मतलब शुरुआत हम ही कर रहे हैं, उसी से हो रहा है। बेसिकली हम लोग नेचर से थोड़ा सा ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग या और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो नेचर के साथ हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, उससे हो रहा है ये। जी, और किसी भाई का कोई सवाल है? नहीं, बस दुआ करा दीजिए, सवाल होता तो आ जाता है। दुआ करा दें जुबैर भाई। और दिलशाद अभी भाई का खिजर भाई से मुझे लगा दिलशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया। इरफान भाई दुआ करवा दीजिए आप। जी, जुबैर भाई से मैंने बोला था। जुबैर भाई आप हैं? ये मौलाना है, समी साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अरे अच्छी दुआ है। माशाल्लाह, तो वो समी साहब नहीं है, वो जो है चले गए वो। अच्छा, लीव कर गए। जी, ठीक है जुबैर भाई, आप करा दे दुआ। जी इरफान भाई। जी, दिलशाद भाई करा देंगे दुआ, जरा थोड़ा थका हुआ हूँ। थकान की भी दुआ कर लीजिएगा जुबैर। एक प्रोग्राम में बैठा हूँ, जरा सा मैं सुन रहा हूँ ना साइड में होके, तो हाँ मजा सा नहीं आएगा। और दिलशाद भाई करा देंगे। कमर भाई आप कराइए, बहुत दिन हो गए, आपकी दुआ में थोड़ा दिल लग जाता है। दिलशाद भाई करवा रहे हैं, दुआ के लिए भी इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि, है ना? नहीं बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जो कहा गया सुना गया उसमें हमें समझने की और उसके हिसाब से अमल करने की तौफीक दे। या अल्लाह पाक, हम समझते हैं कि ये मुश्किल जो खड़ी है ये हमारे खुद की हुई है और उसको हम ही उससे परेशान हो रहे हैं, और हमें भी जानते हैं कि उसके साथ में तेरी दूसरी मखलूक भी परेशान हो रही है। ये सब हमारे ही अमाल का नतीजा है। तो या अल्लाह हमको इसको समझने की और उससे तेरी जो नेमतें हैं, और उसमें से तमाम नेमतों में पानी जो बड़ी नेमत है, इसका जिक्र जो है तूने अपने कलाम पाक में भी किया हुआ है और इसको बड़ी नेमत बताया है। तो अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक दे, इसी तरह से तमाम नेमत की कदर करने की तौफीक दे, और हमको जो है ऐसे काम करने की तौफीक दे जिससे हम अपने लिए और दूसरे के लिए भलाई का जरिया बने। या अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। आमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। आमीन या रब्बल आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।